हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मा एपिसोड नंबर 22 के बारे में। तो बिना देरी करते हुए आइए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मार्केश फिर से ज़िंदा होकर वापस आ जाता है और वो कहता है कि मैं वही हूँ कर्मा, बस चेहरा बदल गया है पर नीयत अब भी वही है। मुझे राज करना है पनाकी शहर में। तो कर्मा कहते हैं कि उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तो फिर इसके बाद उनकी फ़ाइट शुरू होती है, जिसमें शुरू में मार्केश का पल्ला भारी लग रहा था, लेकिन फिर उसकी छड़ी की ताकत कम होने लगती है क्योंकि वो अभी अभी ज़िंदा होकर वापस आया था, इसलिए उसकी सारी शक्तियाँ वापस अभी नहीं आई थी। खैर, अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कर्मा मार्केश को मारने ही वाले होते हैं कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो मगज़ को उठाते हैं जिसको मार्केश ने अपनी शक्तियों से दूर फेंक दिया था। सीन चेंज होता है और हम लोग मिनाल को देखते हैं जो कि अपने भाई विशाल से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर एक नई लड़की आती है। विशाल उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे उसका नाम पूछता है, तो वो बताती है कि मेरा नाम कियारा है और मैं शहर में नई हूँ। लेकिन तभी वो ये जानकर कि वो नई लड़की है, विशाल उससे फ्लर्ट करने लगता है और इसीलिए वो थप्पड़ मारकर उसको वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो करण से टकरा जाती है और वो रुकती नहीं है। सीन चेंज होता है और हम मार्केश को देखते हैं जो कि अपने अड्डे पर आ गया था। वो बहुत ही कमज़ोर था और वो जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कर्मा को कैसे हराया जाए। तभी उसकी माँ कहती है कि क्या सोच रहे हो बेटा। तो वो बताता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कर्मा को कैसे हराया जाए। सीन शिफ्ट होता है मिनाल की तरफ जो कि अपना ट्रांसफ़र लेटर पढ़ रही होती है क्योंकि उसके बॉस ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके बाद हम फिर मार्केश को देखते हैं जिसने अपना दूसरा वफादार जिसका नाम वोंग चौंग होता है उसको कर्मा को मारने के लिए बुलाया होता है और मार्केश कर्मा का नकली डमी बनाकर वोंग चौंग से लड़ा करके देखता है, जिसमें वोंग चौंग कर्मा को मार देता है और मार्केश बहुत खुश होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिनाल की तरफ जो कि करण से मिलती है और वो उन्हें बताती है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। ये सुनकर करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वो मिनाल के सामने अपने आंसू छुपा लेते हैं। जाते समय करण अपने दिल की बात मिनाल को बताने वाले होते हैं, लेकिन मिनाल कहती है करण मुझसे वो सब मत कहना। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिनाल को भी पता था कि करण उससे क्या कहने वाले थे। खैर, वो दोनों लास्ट बार गले मिलते हैं और मिनाल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद करण अपनी फैमिली एल्बम देखते हैं जिसमें मिनाल की भी एक फ़ोटो थी और वो इतना कहते हैं कि कर्मा को सब पसंद करते हैं लेकिन कोई तो होगा जो करण से प्यार करेगा। सीन चेंज होता है और हमें कियारा दिखाई जाती है जिसकी गाड़ी बीच रास्ते पे ख़राब हो गई थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो उन सबको अच्छे से धुलाई करके वहाँ से भगा देती है। करण वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो उसे बचाने के लिए जाते हैं, तो उसे लगता है कि ये भी उनसे मिला हुआ है, इसलिए वो करण को भी मारने की कोशिश करती है। लेकिन करण उसे पकड़कर उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो उसकी गाड़ी ठीक कर देते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो अपना पर्स रास्ते में ही भूल गई थी जो कि करण को मिल जाता है और वो उस पर्स को उठा लेते हैं जिसमें से कि उनको एक कार्ड मिलता है जिससे करण को उसके बारे में सब पता चल जाता है, जैसे कि उसका नाम कियारा है और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। इसके बाद करण क्लब में आ जाते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ वोंग चौंग आ जाता है और वो बिना कुछ कहे करण पर हमला कर देता है। अब सबके सामने तो करण कर्मा वाले रूप ले नहीं सकते थे, इसीलिए उनको वहाँ से भागना पड़ता है। वो भागकर गायत्री देवी के पास आते हैं जो कि उन्हें बताती है जिससे अभी तुम्हारे ऊपर हमला किया है वो एक निंजा है और उसका नाम वोंग चौंग है और वो बहुत ही खतरनाक योद्धा है। तो करण कहते हैं कि वो जो भी हो करण से तो बच गया लेकिन कर्मा से नहीं बचेगा। तब गायत्री देवी उनको बताती है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तलवार बहुत ही शक्तिशाली है और दुनिया की कोई तलवार ऐसी नहीं है कि जो कि उसका सामना कर सके सिवाय ताजदार तलवार के, जो कि तुम्हें हर हाल में हासिल करनी पड़ेगी। कर्मा कहते हैं कि कहाँ मिलेगी मुझे ये तलवार। तो वो उन्हें बताती है कि पनाकी शहर में कहीं ना कहीं एक बड़ी सी गुफा है जहाँ पर ये तलवार रखी हुई है और वो उन्हें एक मैप देती हैं जिसमें कोई प्राचीन भाषा लिखी थी, लेकिन उन दोनों के बस में नहीं था कि वो उस भाषा को समझ सकें। इसीलिए गायत्री देवी उनको अपनी भतीजी का कार्ड देती हैं जो कि वही कार्ड होता है जो कि उस लड़की के बैग से निकल कर गिरा था, यानी कियारा ही गायत्री देवी जी की भतीजी है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो उस भाषा को पढ़ सकती है। गायत्री देवी उनको बताती हैं कि वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है और प्राचीन भाषा में माहिर और उसे गुस्सा भी बहुत आता है। इसके बाद कर्मा उस कार्ड में दिए हुए पते पर निकल जाते हैं कियारा से मिलने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कियारा दिखाई जाती है जिसके पास किसी सेठ का फ़ोन आता है और वो उससे एक खजाना ढूंढने के लिए कह रहा होता है और कियारा उसे मना करके फ़ोन काट देती है। इसके बाद उसके घर की बेल बजती है और वो सोचती है कि सेठ का आदमी होगा, इसीलिए वो अपनी गन लेकर के गेट खोलने जाती है, लेकिन दरवाजे पर कर्मा होते हैं और वो कहती है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई।
फिर कर्मा उसे मैप दिखाते हैं जिसमें उसे तलवार की लोकेशन के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। और उसकी शर्त ये होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ गुफा तक चलूंगी और मैं वो तलवार देखना चाहती हूँ। तो कर्मा को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। इसके बाद वो दोनों उसी लोकेशन पर निकल जाते हैं और काफ़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उनको वो गुफा मिल जाती है और अंदर उन्हें वो तलवार भी मिल जाती है। और वहाँ के एक पत्थर में लिखा होता है कि तलवार को वही निकाल सकता है जिसका दिल साफ हो। इसके बाद कर्मा उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो निकल आती है, पर उसका आधा हिस्सा अंदर ही रह जाता है, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। इसलिए कियारा कर्मा से कहती है कि तुम झूठे हो। तभी वहाँ पर वांग चाओ आ जाता है और वो कर्मा के ऊपर हमला कर देता है। काफ़ी देर लड़ने के बाद आखिरकार वांग चाओ कर्मा को मारने वाला होता है कि कर्मा का हाथ उस तलवार पर पड़ने की वजह से वो तलवार पूरी हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।